अच्छा आप देखो, अब मैं बता रहा था कि उसको ना, अगर वो ए से बी कम स्पीड से मूव किया मतलब उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब वो बी टू ए ज़्यादा स्पीड से मूव किया तो उसे टाइम कम लगेगा। ठीक है, मतलब टाइम t1 इज़ नॉट इक्वल टू t2, लेकिन ए से बी डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, पहले वो ए से बी मूव किया फिर बी से ए वापस आया, यानी डिस्टेंस तो बराबर है, यानी s1 इज इक्वल टू s2। रिकॉग्नाइज करो कौन सा केस है ये, बताओ मुझे। ये मैंने पढ़ाया नहीं ऊपर, s1 इज इक्वल टू s2 t1 नॉट इक्वल टू t2, ये 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 लगना है इसमें, सिंपल है, और कुछ भी नहीं बताना इसमें हमने। तो फार्मूला यूज़ करो अपना, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमेशा मैंने जो आपको बता दी ना, एवरेज स्पीड का फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया वही लग रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड है ये। ठीक है, ऊपर मैंने वही लगाया हुआ। तो अब देख लो क्या करना है हमने इसका। 2v1 कितनी है 40 है, v2 कितनी है 60 है, 40 प्लस 60। ठीक है, आसान है ये लो कर लो इसको सॉल्व। ये देखो ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। 2 4 ज़ार 8 और 0 का फिर आगे 0। ठीक है, 80 इंटू 60 ओवर 40 प्लस 60 तो 100 आ गया ना। ये इससे गया, ये इससे गया, 8 6 ज़ार बताओ कितना होता है, 48। ये आपके पास आंसर है। आई थिंक 48 ही होता है ना, मेरा मैथ तो नहीं गलत हो रहा। 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 40, ठीक है 48 ही होता है। तो 48 मीटर पर सेकंड आपका इसमें आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब इसमें ये है कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें वो कह रहा है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है आपके पास, इतनी लंबी आपके पास ट्रेन है और वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस साइड में बना देता हूँ मैं। इस तरह ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, ये राइट की तरफ ईस्ट होता है, लेफ्ट की तरफ वेस्ट होता है। ठीक है, ये कंपास आना चाहिए आपको। अच्छा, टुवर्ड्स ईस्ट, इफ अ बर्ड विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट अगेंस्ट द ट्रेन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक बर्ड है जो इसके ऊपर से मूव कर रहा है बट टुवर्ड्स वेस्ट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड भी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल द बर्ड टेक टू कवर द फुल ट्रेन। मतलब इस तरह से ये ट्रेन अगर जा रही है, ये ईस्ट की तरफ भाग रही है, ऊपर से एक बर्ड है, ये बर्ड जो है मुझे बनाना नहीं आता तो मैं ये बना रहा हूँ बस, ये इस तरफ जा रहा है, ये ना सीधी लाइन कभी कभार लगती नहीं है, ये इस तरफ जा रहा है, ये भी 5 की स्पीड से मूव कर रही है, ये भी 5 की स्पीड से मूव कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब उसको पूरी ट्रेन कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये जो ट्रेन का जो डिस्टेंस इसने कवर करना है 150 मीटर है। ठीक है, ये आपके पास सारा केस है और इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बहुत आसान है, पहले तो आप इन दोनों की ना, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आ गए ना, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, उससे फिर आप स्पीड का फॉर्मूला फाइंड करो, आपके पास आंसर निकलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने कहा दो चीज़ें एंटी पैरेलल जब मूव करेंगी, वो एंटी पैरेलल मूव करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, v1 प्लस v2, सिंपल। इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो 5 5 है ना। अब स्पीड इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आ गया 10। टाइम फाइंड आउट करना है हमने, इज इक्वल्स डिस्टेंस तो था 150 बाई 80, इसको रीअरेंज करो, टाइम इज इक्वल्स टू 150 बाई 10, ये लो 15 सेकेंड इसका आंसर है। इस तरह सॉल्व करना होता है हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन नेक्स्ट टॉपिक है। अब जो एक्सेलरेशन आपके पास है ना टॉपिक, ये बड़ा मजे का है। अब इसमें है क्या, पहली बात है ये होती क्या, दिस इज योर
चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा, अब हम वेलोसिटी पे आ गए हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन में हमने वो लेनी होती है, यानी फिर इसका फार्मूला क्या होगा मुझे बताओ ज़रा। एक्सेलरेशन खुद भी एक वेक्टर हुआ क्योंकि इसमें वेलोसिटी ले रहे हैं हम, तो चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब आपने इसमें कुछ बातें याद रखनी है कि ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी आएगी उसी डायरेक्शन में होती है। बच्चों को इसकी समझ नहीं आती, इसी से मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक प्लेन है, इट इज़ फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट, यानी उसकी v1 आ गई इस तरह, देन द प्लेन टेक्स अ टर्न एंड फ्लाइज टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर बताना है हमने किस डायरेक्शन में है। बहुत सिंपल है बच्चे, देखो अगर हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1, ये आपने वेक्टर्स के चैप्टर में इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से पढ़ी हुई है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यानी ये v1 है, तो नेगेटिव v1 क्या होगा, नेगेटिव v1, इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो, ये नेगेटिव v1 है, और इसको आपने v2 में ऐड कर देना, बस ये करना है हमने, बहुत आसान है, ये करके देखते हैं हम। ये मैंने v2 बना दिया, इस पे मैंने ऐड कर दिया इसके हेड पे टेल, हेड टू टेल रूल, हेड पे टेल, पहले के हेड पे दूसरे की टेल रख दी मैंने, ये नेगेटिव v1 आ गया और ये v2 आ गया, दोनों को ऐड कर देना, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को मिला देना हमने, पहले की टेल को दूसरे के हेड से, और यहाँ हेड के साथ हेड मिलाते होते हैं। अब देखो हमारे पास ये आ गया रिजल्टेंट, ये एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ यूनिट वेक्टर्स का ये किस तरह पॉइंट आउट कर रहा है बच्चे, ये देखो ये हमारे पास होता है ना, अगर इसको उठा के आप इधर रखो ना, ये इस तरह से पॉइंट आउट कर रहा है, इस तरफ से पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये नॉर्थ है, ये हमारे पास वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके पास है, ठीक है। इधर ईस्ट था, नीचे साउथ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसका वो आया है, एक्सेलरेशन आई है, ठीक है ना। इसका इस ये मतलब होता है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ये बच्चों को समझ नहीं आती होती, बार समझा दी मैंने। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, जब एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो इनिशियल से, क्या फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो इनिशियल से, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, और जब उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, ठीक है। अब हमने कुछ टाइप्स पढ़नी है, वो हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स हैं इसमें, सिंपल सी हैं वो भी, 2 और तीसरी यहाँ पे। पहली टाइप है इसमें हमारे पास, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये वही है जिस तरह मैंने पहले आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाई थी ना, तकरीबन वही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बहुत ही सिंपल सी है। इसमें बच्चे मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ, ये मैंने आपको दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं दिया, इस बार ज़रा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ना वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट नीचे अगर आप खींचते हो तो इस पॉइंट पर जो टाइम है ना वो आपके पास है 2 सेकंड। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी, बहुत आसान है, आप क्या करोगे, 2 पॉइंट्स लेने होते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी नॉट खाली वेलोसिटी। तो आपको एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, आप फिर ये वाला पॉइंट ले लो इसका आधा। मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट पे जो टाइम है ना वो है 1 सेकंड। तो इन दोनों के दरमियान टाइम कितना है, 1 सेकंड। तो टाइम तो आपने 1 पुट करना, 2 - 1 1 आता है ना, 1 सेकंड इन दोनों के दरमियान, और चेंज इन वेलोसिटी आप 10 - 5 पुट कर दोगे,
तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि आपने इस पूरे ग्राफ में से ना इन दो इंस्टेंट्स के दरमियान ये निकाली है कि इस से मैं अगर ए कहता हूँ, ऊपर वाले को मैं बी कहता हूँ, ए टू बी बॉडी ने कितना एक्सेलरेट किया, उसने 5 मीटर पर सेकंड को से एक मतलब 1 सेकंड में उसने अपनी 5 वेलोसिटी बढ़ाई। ठीक है, ये ग्राफ ये बता रहा है, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, आगे अगर हम देखें, अगली है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो तो बहुत ही आसान चीज़ है बच्चे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होता है, समझो, बड़े ध्यान समझना। आपके पास ये एक पॉइंट ए है, फिर आप पॉइंट बी पे मूव कर गए, आपकी वेलोसिटी पहले थी 0, फिर हुई 10, चेंज निकालो, ये 1 सेकंड में, ठीक है, दोनों में चेंज निकाला, वेलोसिटी में चेंज आया 10, इसको याद रखना, 10 को याद रखना। फिर आप बी से सी की तरफ मूव किए 1 सेकंड में ही, फिर आपकी पहले 10 थी, फिर वेलोसिटी होगी आपकी 20, 10 माइनस 20 माइनस 10, देखो 10 का डिफरेंस आ गया। तो क्या है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज बराबर लाना है आपने इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक्सेलरेशन ए टू बी एक्सेलरेशन निकालो, कितनी है, 10 माइनस ये 10 माइनस 0 बाय 1, ये निकली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बी टू सी एक्सेलरेशन निकालो, 20 माइनस 10 चेंज इन वेलोसिटी है ये, बाय 1, ये लो, फिर 10 आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए मेरी बात को ये। अब अगर हम आगे देखें, आखिरी आपके पास है वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये इसका उल्टा है यूनिफॉर्म का। अब ये मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, पॉइंट ए समझो आगे पास है, ये पॉइंट बी है, और फिर चलो मैं पॉइंट सी बना लेता हूँ। टाइमिंग इंटरवल आपने इक्वल लेना होता है, ठीक है, वेरिएबल में भी 1 सेकंड 1 सेकंड। अब मैं कहता हूँ कि पहले अगर वेलोसिटी इसकी 0 है, बाद में 10 हुई, उसके बाद वो 50 होगी। अब चेंज निकाल लो, चेंज देखते हैं इक्वल है कि नहीं। ये तो 10 का चेंज है, बट ये तो 40 का चेंज है, मतलब इसमें चेंजेस इक्वल नहीं आए। अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, यूनिफॉर्म है ये क्या है फिर, ये वेरिएबल है एक्सेलरेशन। अगर आप बेशक निकाल लो दोनों पॉइंट्स पे, ए से बी तक निकालो, एक्सेलरेशन कितनी निकलती है निकाल लो। दैट इज चेंज इसमें 10 है, 10 बाय 1, इसमें आई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें अगर आपने निकालनी है वो आएगी 40 ओवर 1, वही 40 का चेंज है ना, 50 माइनस 10, तो ये आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसमें एक्सेलरेशन तो चेंज हो गया, तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। चलो आगे हम देखते हैं, हम न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ है, 3 लॉज हैं हमारे पास, आसान से हैं, इनको अगर हम पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था आपको, वो यहीं पे आप लिख लो नोट। क्या बोला, वेक्टर्स, जो वेक्टर्स हैं, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ एक बॉडी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है 10 की स्पीड पे, तो ये पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड। मैं कहता हूँ फिर एक बॉडी वेस्ट की तरफ मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो वो फिर -3 होगी, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो मतलब वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, बट जो स्केलर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें कोई रेफरेंस नहीं होता ना, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। समझ गए हो, ये बात आपने याद रखनी, यानी कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी बट नेगेटिव हो सकती है। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा हमेशा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। समझ आती है इस बात की। चलो लॉज ऑफ न्यूटन देखते हैं, मज़े का टॉपिक है वैसे ये लॉज ऑफ न्यूटन भी। लॉज ऑफ न्यूटन, अच्छा जो पहला सॉरी 3 लॉज है ना न्यूटन के, जो फर्स्ट लॉ है, ओके नहीं प्रॉपर लाइन ही ड्रा करते हैं।
ये बात ना फाइनली अच्छा देखो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या करता है, कुछ पॉइंट्स ही दिखवाने हैं मैंने बस। दिस लॉ डिफाइंस फोर्स, ये एमसीक्यू भी होता है कि दिस लॉ विच लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस द फोर्स। फर्स्ट लॉ, देखो फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि अ बॉडी एट रेस्ट और एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कीप ऑन दैट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी रेस्ट में पड़ी बॉडी या किसी यूनिफॉर्म मोशन में मौजूद बॉडी को तंग कर दे। ठीक है, ये फोर्स की डेफिनेशन है। यानी फोर्स क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, जाहिर है ये बॉडी समझो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी जब तक मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। तो फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो रेस्ट पे मौजूद बॉडी को तंग करे। या फिर एक बॉडी है वो 10 की स्पीड से जा रही है आगे, मैं अगर इसे फोर्स लगाता हूँ, जाहिर है इसकी फिर स्पीड तेज़ हो जाएगी, वो 50 की स्पीड से आगे जाने लग जाएगी। तो फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी को भी तंग करती है। ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा है फोर्स को, ये वाला लॉ। इस पे लेकिन जो नेट फोर्स होती है ना एक बॉडी पे, वो ज़ीरो होती है। क्या, एक जो नेट फोर्स होती है ना बॉडी पे, वो ज़ीरो होती है। समझ रहे हैं मेरी इस बात को? लाइक फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मैंने अभी आपको बताया कि अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और एट यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब ये 10 की स्पीड से मूव कर रही है, करती जा रही है, इस पर कोई नेट फोर्स लग रही है नहीं, तो मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है। रेस्ट पे है, कोई नेट फोर्स लग रही है नहीं, यानी इस पर नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तब काम खराब होगा, अभी मैंने नहीं लगाई। ठीक है, तो नेट फोर्स इस पर अभी जीरो है। ठीक है, आगे देखो, अब इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ना एक हमारे पास सेल्फ प्रॉपर्टी है, यानी कि ये पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, हमेशा से एग्जिस्ट करती है। इनर्शिया इज सेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट फॉर चेंज। सेल्फ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज, इसने ना चेंज को रेजिस्ट करना होता है, ये एक सेल्फ प्रॉपर्टी है। मतलब मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है, इनर्शिया डिपेंड अपॉन मैस, ये भी याद रखो। डिपेंड किस पे करता है? मैस पे। मैं कहता हूँ मेरे पास एक बॉडी है, उसका मैस है 5 kg। अब वो अब मेरी तरफ उड़ के आ रही है, ये लो, ये है सर हमजा, हंस रही हैं अभी। 5 kg की बॉडी आके मुझे लगती है अगर, तो क्या होगा, ज़्यादा नुकसान, मैं उसको आराम से इस तरह हाथ आगे करूँगा, ये लो सुपरमैन की तरह मैं उसको रोक लूँगा। ठीक है, फिर एक आती है मेरे ऊपर बड़ी बॉडी, 50 किलो की बॉडी। अब सर हमजा नहीं हंसेंगे, अब तो उदास। ठीक है, अब सर हमजा क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे मजाक करो। मतलब इस बॉडी को रोकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, मैं उसको रोक ही नहीं पाऊंगा प्रॉब्ली। ठीक है ना, प्रॉब्ली क्या, पक्का ही उस बॉडी को मैं रोक नहीं पाऊंगा। तो जिस बॉडी को मैं नहीं रोक पा रहा, वो अपना मोशन कंटिन्यू नहीं कर पा रही, ये अपना मोशन कंटिन्यू कर पा रही है, तो इसने चेंज को कम रेजिस्ट किया, ये रुक गई। इसने चेंज को ज़्यादा रेजिस्ट किया, ये नहीं रुकी जाती रही, अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखा, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा, इसका इनर्शिया कम। और ये डिपेंड करता है मैथ पे, जिसका मैथ ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। आगे अगर हम देखें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखना है। फर्स्ट लॉ तो मैं समझा दिया आपको, अब सेकंड लॉ देखो। सेकंड लॉ मेजर्स फोर्स, फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, सेकंड लॉ मेजर्स फोर्स कि कितने न्यूटन किया। उसने डेफिनेशन दी थी, इसने मेजर करना है। कैसे मेजर करती है, हमें पता है कि एक बॉडी पे जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा वो एक्सेलरेशन करेगी, एक्सेलरेट करेगी। जाहिर है, एक अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ पत्थर है, मैं उस पर फोर्स लगाता हूँ
वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना एक्सेलरेट करेगा। और मुझे पता है अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा है तो वो कम एक्सेलरेट करेगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब 5 किलो की बॉडी है, फिर एक 50 किलो की बॉडी है, ये आराम से एक्सेलरेट हो जाएगी, ये मुश्किल से एक्सेलरेट होगी, ठीक है ना। इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इसकी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। समझ आती है इस बात की। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी मास के। अब आप क्या करो, इन दोनों को ना आप एक्सेलरेशन के साथ आपने रिलेशन बनाया ना, चलो इसको ऐसे लिख लो, आपके लिए ज़रा समझने के लिए ईजी हो जाएगा। 1/m, ठीक है। अब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ F/m, ठीक है। कांस्टेंट इसमें मैंने लगाना है के F/m। एफ की हमने एफ का आंसर निकालो यहाँ से, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू MA बाय के। एफ इज इक्वल्स टू MA बाय के, बट इसमें के की वैल्यू 1 होती है, बेशक आप ऊपर लिख लो नीचे लिख लो एक ही बात है। तो के तो 1 है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला आपके पास फोर्स का क्या निकला है, दैट इज F इक्वल्स MA। यानी एक बॉडी का आप मास पुट करो, उस पर एक्सेलरेशन बताओ कि कितनी वो मूव कर रही है, तो आप उस पर निकाल सकते हो कि कितनी आपके पास फोर्स लग रही है। और ये जो फोर्स है ना, ये नेट फोर्स होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू MA, ठीक है ना। मैं कहता हूँ एक बॉडी पे 4-5 फोर्सेज लग रही हैं, उसमें समझो थोड़ी सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और उसका मास पुट कर दो, सारी फोर्सेज का सम लो, तो वो सारी फोर्सेज का सम निकलेगा फिर नेट फोर्स। फिर आपने कोई स्पेसिफिक फोर्स निकालनी हो, आप उससे निकालोगे, ठीक है। अब आपने देखना है कि, चलो एक पॉइंट और बताता हूँ, कि अगर आपने दो फोर्सेस को आपने ना दो को कंपेयर करना हो बॉडीज़ को। मैं कहता हूँ ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एक का मास है 2 kg, एक का मास है 1 kg। मैंने दोनों पे लगाई फोर्स बराबर, इस पे भी 2 न्यूटन लगा दी, इस पे भी 2 न्यूटन लगा दी। बताओ इनमें कितनी कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। फार्मूला पुट करो, एफ नेट नहीं भूलना, इज इक्वल्स टू MA, एफ नेट इज इक्वल्स टू MA। पुट करते हैं हम। मुझे एफ पता है, ये एंड एफ नेट में, क्योंकि इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ये ही लग रही है, ये मुझे पता थी। मैस इसका 2 kg है। एक्सेलरेशन निकालो, ये 2/2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। इसमें निकालते हैं हम, ये 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू मैस इसका 1 kg है, इंटू एक्सेलरेशन, ये 2/1 आ जाएगा, तो यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो यानी इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, ये सारा मैंने तरीका लगाया, इस तरह मतलब आंसर निकाला, यानी A1 निकली 1, A2 निकली 2। तो आप इसको ना ऐसे सॉल्व करो, कंपेयर कर लो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, बल्कि F दोनों पे सेम लग रही है ना। आप ये कर सकते हो कि F नेट ऑन बॉडी 1 इज इक्वल्स टू F नेट ऑन बॉडी 2, यानी M1 A1 इज इक्वल्स M2 A2। इसका शॉर्टकट फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया, M1 ओवर M2 इक्वल्स A1 A2 ओवर A1। ये लो पुट कर लो। इसमें अगर आप अपनी कोई 3 वैल्यूज़ आपको दी हो, चौथी आप फाइंड आउट कर सकोगे। तो ये आपके पास मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला निकलवा दिया, इसी तरह आप कुछ भी निकाल सकोगे इससे, ठीक है। मैं अब ये डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ बस। जब दो बॉडीज़ आपके पास होंगी तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, M1 ओवर M2 इक्वल्स A2 ओवर A1, एक ही बात है बस, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड लॉ। अगर आपको उसने एक्सेलरेशन सेम दी हो, फिर आप फोर्स को भी आप ना फिर ऐसे वैसे, ये एक तो ये फार्मूला है, एक मैं चलो फोर्स का भी लिखवा देता हूँ, बट फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो मास और एक्सेलरेशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपने इनको इन्वर्स लिखना है, ठीक है। लेकिन F इज इक्वल्स टू MA से हमें पता लगता है कि फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो इसके लिए आपने जब फार्मूला लिखना है वो लिखना है आपने F1 ओवर F2 इक्वल्स M1 ओवर M2, ठीक है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब दोनों का मास कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, तो फिर आप क्या करोगे, F1 ओवर F2 इज इक्वल्स A1 ओवर A2, ठीक है। सिर्फ जब आप मास और एक्सेलरेशन को कंपेयर कर रहे हो तब आपने वो लगाना है, ठीक है। बच्चे मुझे 1 मिनट दो।
चलो आप पढ़ते हैं। अब आपने ये सारा कुछ तो सीख लिया, इससे 3 किस्म के हमारे पास पॉसिबल फॉर्मूले निकल सकते थे। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे पास जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो बड़ा ईजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी वही है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बड़े मज़े के एमसीक्यू निकलते होते हैं। थर्ड लॉ, दिस लॉ गिव्स अ पेयर ऑफ फोर्स। क्या? ये लॉ पेयर ऑफ फोर्स देता है। पेयर ऑफ, एक एक्शन फोर्स होती है और एक रिएक्शन फोर्स होती है। इसमें पता है आपको, हमें पता है कि इसमें टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। यानी मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये बॉल है, ये मेरे पास एक दीवार है, मैं इस बॉल को फेंकता हूँ, दीवार पे मारता हूँ। एक मिनट रुको ज़रा, मैं दीवार पे मारा इसको, ये फिर बॉल क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा ऐसे। इस बॉल ने इस दीवार पर कोई फोर्स लगाई थी, समझो वो 10 न्यूटन की है, फिर इस दीवार ने दोबारा इस बॉल पे फोर्स लगाई और वो ऑपोजिट मूव कर गया और इस पे फोर्स लग रही -10, क्योंकि फोर्स वेक्टर होती है तो हम इसको नेगेटिव में लिखते हैं। तो हमने देखा F1 इज इक्वल टू -F2, ऐसे ही है, F1 इज इक्वल टू -F2। एक बात याद रखो कि ये एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडीज पे एक्ट कर ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? ये इधर एक्ट कर रही है, ये इस पे एक्ट कर रही है, ठीक है, टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि सर एक तो 10 है एक -10 है, दोनों का सम लो, वहाँ से 0 आना चाहिए, फोर्स तो कोई लग ही नहीं रही, नेट फोर्स तो लग ही नहीं रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, एक बात याद रखो, नोट, फोर्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? दैट इज डाइन, वही डाइन, चुड़ैल वाली डाइन, ठीक है। डाइन इक्वल्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट इज इक्वल टू 1 डाइन इज इक्वल्स 10 की पावर -5 न्यूटन, मतलब बहुत थोड़े न्यूटन आते हैं इसमें। या फिर आप कह इसको उधर ले जाओ, 10 की पावर 5 डाइन आ जाएगा, यानी सिर्फ 1 न्यूटन में इतने ज़्यादा डाइन आ जाएंगे, ठीक है। आई एम सॉरी। अच्छा, अब इस इन लॉज की ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, न्यूटन लॉ की। वो लिमिटेशंस क्या है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं। पहली लिमिटेशन देखो, mass should be higher than a certain amount, यानी बॉडी का मैस ना कुछ होना चाहिए कि वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे। अगली लिमिटेशन देखो, अगली है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लो एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना, दैट शुड बी लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जाहिर है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा फिर न्यूटन के लॉज नहीं यूज़ होंगे, फिर आइंस्टाइन के लॉज यूज़ होंगे, ठीक है ना। और इसकी लिमिटेशन बस यही दो हैं। एक पॉइंट याद कर लो इसके बारे में, एक और पॉइंट याद कर लो कि ये न्यूटन लॉ वर गिवन इन 1687 इन द बुक पब्लिश प्रिंसिपिया, ठीक है। प्रिंसिपिया में ये लॉज दिए गए थे, ये न्यूटन की ही बुक थी, ठीक है। चलो अब आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास 3 ही हैं। पहले मैं तीनों इक्वेशंस लिख देता हूँ आपके सामने। वो इक्वेशंस हैं क्या क्या? पहली इक्वेशन देखो, वो है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। अगली इक्वेशन देखो, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगली इक्वेशन देखो, टू ए एस इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आखिरी इक्वेशन है। अब आपने देखना है कि
इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, या फिर एप्लीकेबल सिर्फ कुछ केसेस में ही होती हैं, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट्स लिख रहा हूँ, लीनियर मोशन, सिर्फ लीनियर मोशन में ही एप्लीकेबल होती है। क्या मतलब है कि जो मोशन है ना सिर्फ एक एक्सिस या एक डायमेंशन में हो, सिर्फ वन एक्सिस हो, यानी एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, सिर्फ एक एक्सिस होना चाहिए, दो एक्सिस नहीं होने चाहिए, एक्स वाई एक्सिस एक्स जेड एक्सिस नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एक्सिस होना चाहिए। और इसमें जो एक्सेलरेशन हो बॉडी की वो यूनिफॉर्म वाली हो, जो मैंने ऊपर पढ़ाई है आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए, यानी चेंज इन वेलोसिटी इसमें इक्वल इंटरवल टाइम में सेम होना चाहिए। और आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो लॉ ऑफ इनर्शिया को ओबे करे, फर्स्ट लॉ को ओबे करे, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा कोई रीजन हो जो कि फर्स्ट लॉ को ओबे करता हो, उसे हम कहेंगे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको लिखवा दी। अब फ्री फॉलिंग के केस में ये इक्वेशन ऑफ मोशंस कुछ चेंज हो जाती हैं, वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। फ्री फॉलिंग में तकरीबन वही रहती है, थोड़ा चेंज आता है बस। फ्री फॉलिंग मैं ना एक इस एमसी को मेरे भी जेहन में आया, बड़ा मजे का है, वो हम करते हैं इसके बाद, ठीक है। फ्री फॉलिंग के केस में बस ये ऊपर करवाना चाहिए था। फ्री फॉलिंग के केस में होता ये है, एक बॉडी मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरी जा रही है, मुझे बताओ इसकी एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। यानी मैंने ऊपर रेस्ट पे, अभी समझो मैंने हाथ पकड़ी हुई है ऊपर रख के, कहीं छत के ऊपर रख के हाथ पकड़ी हुई है, इसकी वेलोसिटी है 0, नीचे गिरने लगेगी, छोड़ूंगा नीचे गिरने लग जाएगी, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन निकालो, 10 माइनस 0/1, एक्सेलरेशन देखो आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होती है? जी के इक्वल होती है। और ये पॉजिटिव आई है ना, ऊपर से नीचे फेंकते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो मैंने बताया जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, यानी एक्सेलरेशन जी के इक्वल आई है और वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो आपने इसमें एक्सेलरेशन का बस ये पुट कर देना कि एक्सेलरेशन इसकी जी के इक्वल है और वो पॉजिटिव है, ठीक है, जब ये फ्री फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है। तो वही है सारा कुछ आपके पास, बस इसमें आपने जी का चेंज करना है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हो, पहले नीचे से आप बड़ी जोर से फेंकते हो, नीचे वेलोसिटी तेज होती है बॉडी की, फिर जब वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है वो रुक जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी इसमें फाइनल वेलोसिटी उसकी कम हो रही है। तो जब फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है फिर नेगेटिव लगाते हैं, फिर हम जी नेगेटिव लेते हैं। समझ आ गई मेरी इस बात की? वेरी गुड। अब आगे 2as इज इक्वल्स टू 2gs इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बस यही मैंने आपको बताना था, फ्री फॉलिंग के ऐसे बता दी। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं जो मेरे जहन में आया था। क्वेश्चन है, एक बॉडी है दैट इज मूविंग अपवर्ड्स विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर वो ऊपर जाके जब वो दोबारा नीचे आने लग गई, एंड दैट अगेन मूव्स विद 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इस केस में कहाँ है, इस केस में कहाँ है? आप कहोगे सर जब नीचे से ऊपर फेंका था तो उसकी स्पीड कम हो रही थी ऊपर जाते हुए, तो इसमें तो एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव। ऊपर से नीचे जब आ रही थी स्पीड तेज़ और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है, तेज़ हो रही थी, तो एक्सेलरेशन इसकी ज़्यादा हो रही थी, मतलब ये तो होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो सर जी इसकी जो एक्सेलरेशन है ना वो चेंज होती है, पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है। गलत, गलत है ये। अब मैं बताता हूँ आपको होता क्या। ये बॉल पड़ा है मेरे हाथ में, मैंने बड़ी ज़ोर से फेंका ऊपर, ऊपर फेंका, तो इसकी शुरू में समझो वेलोसिटी है थी 10, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके होगी 0। अच्छा अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी वेक्टर होता है, ऊपर की तरफ ले रहा हूँ मैं वेक्टर वेलोसिटी का। मुझे बताओ एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालते हैं हम। चेंज इन वेलोसिटी है 10 माइनस 0 बाय, मैं कहता हूँ 1 सेकंड में सारा काम हुआ, 1 सेकंड में, ठीक है। ये आ जाएगा
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये समझो, ऊपर इसकी वेलोसिटी थी 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, अभी नीचे आने लगी है। अब इसकी वेलोसिटी दोबारा तेज़ हो रही है, दोबारा आके 10 ही होनी है लोएस्ट पॉइंट पे, बट इस बार इसकी वेलोसिटी का वेक्टर नीचे है। तो जो इसकी हमने वेलोसिटी 10 ली है ना, वो -10 में लेनी है, क्योंकि इसका वेलोसिटी का वेक्टर पहले अगर ऑपोजिट था, पॉजिटिव था ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ वो नेगेटिव है। अब निकाल लो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये ऐसे होता है, 0 बड़ा है, हायर माइनस लोअर करते हैं, 0 बड़ा होता है या -10 बड़ा होता है। नंबर लाइन में ऐसे होता है, ये 10 बड़ा होता है, -10 जो है ना वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना होता है हमें, ये देखो 0 -10/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 10/1, ये आ जाएगा 10। तो आपने देखा दोनों केस में एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव आ रही है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहती है। हम जनरली भी पढ़ते हैं कि जो जी होती है ना, वो अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। जी इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है इस बात को, समझ गए, जी इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अब आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो क्या है जी, हमारे पास फोर्स है वेक्टर फॉर्म में 8i -6j -10k। एक्सेलरेशन वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर रही है। बताओ आपके पास मास कितना है। बहुत इजी है, आपने क्या करना है इसमें, आंसर आपने निकालने हैं। बी ऑप्शन में आपको देता हूँ 10√2 kg, सी ऑप्शन में आपको देता हूँ 14 kg, डेल्टा ऑप्शन में आपको देता हूँ बी एंड सी। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। बच्चे देखो, फोर्स नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। ए तो उसने आपको 1 दिया, वो नीचे आगे 1 ही रह जाएगा, तो उसको तो भूल जाओ, यानी एम एफ नेट इज इक्वल टू एम आना है। फोर्स का ना आप निकालो पहले, क्योंकि हमें पता है मैस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। कैसे निकालोगे, ये 8 का स्क्वायर फिर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36, 10 10 ज़ा 100, ठीक है। 64 में ये आ जाएगा आपके पास, ये 2 का प्लस करो 100 आ जाएगा, 100 + 100 √200 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √100 × 2, तो ये देखो ये आ जाएगा 10√2 आपके पास, ये बाहर आ जाएगा ना, √100 बाहर आ जाएगा, 10√2, तो आपको हो गई ये, लो सर जी बी ऑप्शन है गलत। √2 इक्वल होता है 1.4 के, तो 10 × 1.4 करो, ये आ जाएगा, एक पॉइंट चला जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो 14 ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका आंसर फाइनल आपके पास बनेगा डी, बी एंड सी, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। चलो आगे चलें। अब मैं ना थोड़ी स्पीड पकड़ने लगूँ, थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँगा आप, ठीक है, क्योंकि हमने ये चैप्टर भी ख़त्म करना है और हम बहुत पीछे हैं अभी। मुझसे 1 सेकंड रुको। आगे हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर के बारे में आपने कुछ बातें याद रखनी है। वो क्या है जी, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, इसके नाम में जाहिर होता है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इसका मैग्नीट्यूड है, और ये है वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन दिखा रहा होता है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर है ए वेक्टर में दो चीज़ें आएंगी, उसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैं साथ उसका, ये उसकी डायरेक्शन। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ना, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ए हैट से। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो आप यूनिट वेक्टर का अपना इसका अपना फॉर्मूला निकालो। ये यूनिट वेक्टर का यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, समझ आ गई। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिट वेक्टर की, क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जो आई यूनिट वेक्टर है वो
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिखाता है, मतलब ये वाली जो माइनस आई है वो लेफ्ट साइड वाली दिखाएगा, फिर जो जे है वो वाई एक्सिस पे दिखाता है, पॉजिटिव जे ऊपर की तरफ, नेगेटिव जे नीचे की तरफ। फिर हमारे पास के वेक्टर है वो आउटसाइड द स्क्रीन जेड एक्सिस पे दिखाएगा, और जो नेगेटिव है वो इनसाइड द स्क्रीन दिखाएगा। और जो एन है वो नॉर्मल टू अ सरफेस, किसी भी सरफेस के नॉर्मली, मतलब ये मैं एक सरफेस बना रहा हूँ, ये इसके नॉर्मली है परपेंडिकुलरली, तो ये यूनिट वेक्टर एन होगा, डायरेक्शन दिखा रहा है। फिर हमारे पास आर है, ये बाकी जितने भी बचेंगे ना डायरेक्शंस, मतलब इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, बीच में कहीं पे आ गई, उन डायरेक्शंस को दिखाता है। और सबसे ज़्यादा यूज भी यही होता है, मोस्ट कॉमनली यूज इज आर, ठीक है। यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज, एमसीक्यूज भी है, मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर इज आर। अब नोट लिखो, एक बात याद रखो, जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, हैज़ नो यूनिट। सिर्फ ये बात समझ लो, जो यूनिट वेक्टर है ना इसका अपना कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यानी न्यूटन नहीं होगा, मीटर नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 के इक्वल। और इसका ये फॉर्मूला होता है, मतलब इस सारे इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ना आपका आंसर 1 आ जाएगा, बस सिंपल, दैट इज इतनी सी बात है। आगे देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच इज़ द यूनिट वेक्टर, विच इज़ यूनिट वेक्टर। जो आगे दिए गए हैं उनमें से यूनिट वेक्टर कौन सा है, दैट इज 1/√3 i प्लस 1/√3 j प्लस 1/√3 के न्यूटन, बीटा ऑप्शन है, साइन थीटा i प्लस कॉस थीटा j। आगे आप देख लो बहुत है, इसमें आप आंसर देख लो सी नन। बच्चे इसका आंसर जो है ना वो है ये, क्यों, इसमें देखो यूनिट आ गया न्यूटन, मैंने बताया यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, नन तो होने से रहा ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं है। आप कॉस की कोई ना कोई वैल्यू पुट करो, साइन की कोई ना कोई वैल्यू पुट करोगे, इनका आंसर समझो यहाँ पे वही आता है बराबर, ठीक है, कोई भी आंसर आ जाए, बट दैट विल हैव नो यूनिट, तो डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉल केस, मैंने आपको वो इक्वेशन तो लिखवा दी है फ्री फॉल के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको और पढ़ने की ज़रूरत है। क्या पढ़ना है इसमें हमने, बच्चों देखो, जो फ्री फॉल होता है ना उसमें आपने एक बॉडी को अपने ऊपर से आपने हाथ में पकड़ा होता है, फिर आप उसको छोड़ते हो, यानी हमेशा जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है ना वो 0 होती है, ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपने इसमें 2 मेन फॉर्मूले पढ़ने हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। मैं कहता हूँ मैंने एक बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल करवाया, फेंका है, मुझे बताओ चौथे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इन nth सेकंड, मतलब चौथे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मैं कहता हूँ बॉडी मैंने छोड़ी, पहले सेकंड में 10 कवर किया, अगले सेकंड में 20 किया, तीसरे सेकंड में 40 किया, फिर अगले सेकंड में चौथे सेकंड में 50 कर लिया, तो वो है एंड चौथे सेकंड में उसने कितना कवर किया। और एक और फार्मूला है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब पहले से लेके एंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, ठीक है। ये n सेकंड्स वाला ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें पीछे वाले सेकंड्स भी ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 टोटल, और इसमें स्पेसिफिकली उस सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मतलब मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये है 3rd सेकंड में कितना कवर हुआ और 3 सेकंड्स में कितना हुआ, फर्क समझ आ गया, समझ आ गया, गुड। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 g 2n-1, ये n जो है वो सेकंड है, ठीक है, 1/2 g 2n-1, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 gn², और ये जो n है ना ये सेकंड्स होते हैं कि कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है एक हमारे पास होता है
गैलीलियोज लॉ, या फिर नाम ना भी याद करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हमारे पास एक नोट की फॉर्म में ये लिख लो कि अगर एक बॉडी आपने ऊपर से नीचे फ्री फॉल करवाई है तो पहले सेकंड में अगर उसने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा 15 मीटर, ठीक है, ये लॉ है, ऐसा ही होगा। फिर अगले सेकंड में फ्री फॉल केस में अगले सेकंड में वो करेगा 25 मीटर। इन तीनों की रेशो लो, 1:3:5, चलता जाएगा ऑड नंबर्स में, 7:9। मतलब आप एक बॉडी को अगर फ्री फॉल करवाओ तो पहले सेकंड में वो जितना कवर करेगा ना, उससे 3 गुना ज़्यादा अगले में करेगा, फिर उससे 5 गुना ज़्यादा अगले में करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 10 के हिसाब से चेंज होती जा रही है, 9.8 टू बी एग्जैक्ट। तो इसलिए इसमें ये वाला केस आता होता है। तो आपने ये गैलीलियोज लॉ याद रखना, ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है। रेशियो वैल्यू नहीं है, वैल्यू ये भी हो सकती है। 10 मैंने निकाली, वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है मैंने, ये रेशियोज हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिड्यूसिंग, आगे हम देखें तो हाँ, आपको ना थोड़ी सी ये करना आना चाहिए, कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशंस। आपको ये इक्वेशंस कंपेयर करनी आनी चाहिए। देखो हम कितनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हैं, इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा है। कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल्स टू 20t प्लस 2at²। आप गौर करो, ये तो सेकेंड इक्वेशन से मिलती जुलती है ना। फाइंड एक्सेलरेशन, ये उसने कह दिया है। हम ना इन दोनों को कंपेयर, फिर इसको ना हमें पता लग रहा है सेकेंड इक्वेशन जैसी है, तो हम इस सेकेंड इक्वेशन नीचे लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू vi(t) प्लस 1/2 at²। हमने ये फाइंड आउट करना है। इन दोनों को ना कंपेयर कर लो, यानी इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो, मतलब x इज इक्वल्स टू s कर लो ना, दोनों को इक्वेट कर लो, यानी vi(t) s इक्वल्स x कर लो, यानी vi(t) प्लस हाफ at² इक्वल्स 20t प्लस 2at²। सारे को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? तो बच्चे देखो, आप इसमें देखो कि लंबा चौड़ा काम है वैसे। हाँ, ये vi(t) माइनस 20t इक्वल्स 2at²। या वैसे आप ना इसको यहाँ से ही कर सकते हो सॉल्व, आप इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हो। आपने सिर्फ ये लेना ना, आपने ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ये वाली। आप, मुझे पता है ये सारा इसके मुताबिक है ना, तो ये लो आप ऐसे, हाफ at² इज इक्वल्स टू 2at²। ऐसे ही है ना, ऐसे यहाँ मैंने कैपिटल लिखे जा रहा हूँ, यहाँ ना वही है, मतलब कैंसिलेशन ना हो जाए ना, इसलिए आप क्या करो, ये t² तो t² से गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/2a इक्वल्स 2a, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 to the 4, ये लो 4a के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपने सिंपल फाइंड आउट करना है, ये आपका आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मैंने मोमेंटम पढ़ाना है, मोमेंटम। ये भी मज़े का टॉपिक है। डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। इसी से पता लग गया इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। याद रखो मोमेंटम जो है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम होगा। इस बात को नहीं भूलना आपने। इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर एक और यूनिट है न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब आपको यहीं से एक रिलेशन निकलेगा, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला होता है हाफ mv²। दोनों, अब मैं क्या करता हूँ, मैथ से मल्टीप्लाई भी करता हूँ राइट साइड पे और डिवाइड भी। 1/2 mv², मैथ से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, 1/2 m² v² बाई m। m² v², ये m² v² किसका हो जाएगा, यहाँ p² आ जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर बाय m।
ये काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक ये आप ऐसे ये कह सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2 है, यानी आप ये कह सकते हो सिंपल। तो ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2 है, मैंने एम डेरिवेशन करवा दी है, लंबा चौड़ा काम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2 है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप एक और मोमेंटम का अगर फॉर्मूला आप निकालना है, रीअरेंज कर लो, ये आ जाएगा √2 KE m इज इक्वल्स टू मोमेंटम, ठीक है। अब आपने आगे देखना है कि आपको अगर मैं मोमेंटम कांस्टेंट कर दूं, यानी मोमेंटम मैं कांस्टेंट कर दूं दो बॉडीज़ के लिए, कंपैरेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, मोमेंटम कांस्टेंट कर दूं, हमें पता है फिर काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ ये वैसे ही कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू m2 ओवर m1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना। सिमिलरली अगर मेरे पास मास, पहले मैंने मोमेंटम कांस्टेंट किया, मैं मास कांस्टेंट करता हूँ, तो मेरे पास रिलेशन निकल आएगा काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू P1 का स्क्वायर ओवर P2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात भी समझ आती है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दूँ, मतलब अब इस बार मैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करता हूँ, तो मुझे पता है P और M का रिलेशन डायरेक्ट आएगा बट विद अंडर रूट, तो यानी P1 ओवर P2 इज इक्वल्स अंडर रूट M1 ओवर अंडर रूट M2, ठीक है। तो ये सारे मेरे हमारे पास इसके फार्मूलाज हैं। अब यहीं से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ़ M1 ओवर M2 यानी मास रेशियो उसने दे दिया है 2/4 एंड काइनेटिक एनर्जी रेशियो इस 4/2, कुछ कांस्टेंट नहीं किया इसने, यानी देन फाइंड मोमेंटम रेशियो, यानी देन फाइंड मोमेंटम रेशियो, उसने कुछ भी कांस्टेंट नहीं किया। फिर हम ना ये ओरिजिनल फार्मूला यूज़ करेंगे और मतलब ये यूज़ कर लो ना, ये वाला मोमेंटम फाइंड आउट करना, तो दैट विल बी P1 ओवर P2, दोनों इन्वॉल्व होंगे इसमें, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद एन अंडर रूट, ठीक है। तो यानी अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू M1 ओवर M2, ठीक है। अब आप इस सारे को कर लो। काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी होती है, ये रेशियो इसने कितनी दिया 4/2, पुट करो, इंटू मास की रेशियो क्या दिया 2/4, पुट करो, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये आ जाएगा P1 ओवर P2 अंडर रूट 1, तो यानी इसका आंसर आएगा 1:1, ठीक है। ये बहुत आसान सा था। अब आगे आपने देखना है, अगला क्वेश्चन, एक आप नोट लिख लो, एट 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसे, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम वैसे तो वेक्टर ना, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। कैसे, ये देखो, आप क्या करो, ये देखो, ये आपको कंडीशन क्या दी है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही है, mv इज इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर, ऐसे ही है, ये v स्क्वायर को काटा इसने, m से गया, ये यहाँ भी आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, सिंपल। तो 2 मीटर पर सेकंड पे क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वल आ जाती है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आपके पास एक है जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ, लाइक आप देखो, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको पता है कि फोर्स का एक और फॉर्मूला है, वो हमें पता है, दैट इज मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ। वैसे इन टॉपिक का नाम भी लिख लेते हैं, मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ। हमें पता है जब हम सेकेंड लॉ से रिलेट करते हैं मोमेंटम को, देन दैट बिकम्स दिस, लाइक हमारे पास F नेट
इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना, एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट करो, वी एफ माइनस वी आई बाय टी, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई बाय टी। अब एम वी किसका फार्मूला होता है? मोमेंटम का, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी, यानी चेंज इन मोमेंटम बाय टी इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे ही ड्राइव करा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो यानी आपको ये बात समझ आती है कि जब हम, यानी आपको ये बात समझ आती है कि इन दोनों को भी हम रिलेट कर सकते हैं, यानी एफ नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब ये याद रखो, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। ये ज़्यादा जनरल है, ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं दी होती। तो आप मोमेंटम का पुट कर लो, आपके पास आंसर बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है, ये है जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, क्योंकि ये अकाउंट करता है सिर्फ मैथ, जो फर्स्ट लॉ की नॉर्मल फॉर्म है ना, वो चेंज नहीं अकाउंट कर रही होती। ठीक है ना, तो ये चेंज इन मैथ्स, क्योंकि मोमेंटम मैथ्स और वेलोसिटी के चेंज को भी ये अकाउंट कर रही होती है। ठीक है, इसलिए दिस इज द मोर जनरल फॉर्म, ये इजीली सॉल्व करवा सकती है हमारे सारे क्वेश्चंस। अब हमारे पास आगे है इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स, दैट इज एन इजी टॉपिक टू, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है वो। अब इम्पल्स में क्या है आपके पास, इसका फार्मूला होता है, मतलब आप समझ लो इसको सिर्फ, दिस इज, चलो पहले आपको समझा दूँ ये है क्या। यूज टू फाइंड मोमेंटम व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट एंड वेरी लार्ज। इम्पल्स यूज्ड टू फाइंड मोमेंटम व्हेन फोर्स इजंट कांस्टेंट एंड वेरी लार्ज। कांस्टेंट नहीं होगी और लार्ज होगी, बड़ी एंड लार्ज, और जो टाइम इसमें होगा ना वो बहुत ही कम होगा, टाइम की वैल्यू बहुत ही कम होगी इसमें। इम्पल्स का फार्मूला होता है आई इक्वल्स एफ इंटू डेल्टा टी, या फिर एफ इंटू टी सिंपली। अब ये हम तब यूज़ करते हैं जब फोर्स हमारे पास बहुत ही लार्ज हो और टाइम हमारे पास बहुत ही कम हो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में क्या होता है, जैसे बॉल आके बैट को हिट करता है, वो एक बिल्कुल स्प्लिट सेकंड के लिए हिट करता है, बड़ा बड़ी फोर्स से हिट करते हो, इसमें फोर्स ज़्यादा है और इसमें टाइम कम है, तो इसमें हम निकालते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो है इसका जो यूनिट है दैट इज सेम एज मोमेंटम एंड दैट इज न्यूटन सेकेंड। और देखो ना, न्यूटन और सेकेंड, या न्यूटन ये सेकेंड, न्यूटन सेकेंड का यूनिट है, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका यूनिट है। अब इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम से बता रही है मैंने। आगे देखो, इम्पल्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें देखो फोर्स आ रही है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे देखो, और इसकी जो डायरेक्शन है, इम्पल्स हैव सेम डायरेक्शन एज फोर्स, जबकि मोमेंटम हैड सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी। मोमेंटम हैड सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, बट इम्पल्स हैव सेम डायरेक्शन एज फोर्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आगे अब देखो, इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बस इसमें क्या केस होता है कि इम्पल्स हम तब कह देते हैं चेंज इन मोमेंटम को जब हमारे पास फोर्स बहुत बड़ी लग रही हो और टाइम बहुत कम हो। ठीक है, आगे, इम्पल्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट फॉर अ मूविंग बॉडी। फॉर अ मूविंग बॉडी यानी मैं दो केसेस बना सकता हूँ। फॉर अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी जो मूव कर रही हो उसके लिए इम्पल्स के दो केस बन सकते हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि बॉडी की मूवमेंट कैसी है। अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब क्या होगा, अब अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब क्या होगा। देखो बच्चे, इम्पल्स का बहुत ही इजी सा सीन है यहाँ पे। यहाँ पर आप देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो है आपके पास तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो। ऑटोमेटिकली आपके पास इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी होता है, तो इम्पल्स जीरो आ जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपके पास इम्पल्स जीरो। देखो मैंने बताया आपको
इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब एम वी मैथ तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इम्पल्स आएगा ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये वेरिएबल में देखो, इसमें तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी तो इसका मतलब फोर्स भी होगी, फोर्स होने की वजह से इम्पल्स भी होगी, दैट इज इम्पल्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आपको मैंने कुछ सिखाना है परसेंटेज फॉर्मूले फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, उसका मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज फॉर्मूले फॉर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज फॉर्मूले फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। दो ही फॉर्मूले हैं बड़े आसान से, एक है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए और एक है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एक है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। सिंपल है ये बहुत ज़्यादा। बच्चे देखो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला है, एक मिनट रुकना बच्चे। परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 10 प्लस n/10 होल स्क्वायर, मतलब 10 प्लस n नहीं है, ये p है, मोमेंटम है ये, ठीक है। 10 प्लस p/10 होल स्क्वायर माइनस 100 और परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 10 माइनस p/10 होल स्क्वायर माइनस 100। इसमें आपने देखा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इंक्रीज के लिए प्लस लगा दो, डिक्रीज के लिए नेगेटिव लगा दो, फॉर्मूला वही है आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, बट लेकिन ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं जब ये मोमेंटम की जो है ना, मोमेंटम इसमें जो चेंज आ रहा हो ना, मोमेंटम की जो परसेंटेज है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 10% के इक्वल हो। समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। अभी क्वेश्चन आपको ऐसे आता है, इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय, इसमें आप देख लो 10%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी को जो p²/2m। अब उसने मोमेंटम 10% इंक्रीज कर दिया, मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो सिंपल, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इज इक्वल्स टू 10 प्लस परसेंटेज ऑफ मोमेंटम, उसने मुझे 10 दिया है, 10 प्लस 10/10 होल स्क्वायर माइनस 100, ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, 10 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 100, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 100, ऐसे ही है ना। तो देखो इसमें 121 में 100 निकाल दो, सिर्फ 21, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 21%। यानी अगर आप 10% काइनेटिक मोमेंटम इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 21% ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह अगर वो कहे कि डिक्रीज बाय 10%, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मतलब ये 25% 50% भी आ रहा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और अगर आपने उसने आपको काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज दी हुई है और आपका मोमेंटम की परसेंटेज फाइंड आउट करो, फिर आप काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज करना, इस सारे को रीअरेंज करना, मोमेंटम की परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। और अगर उसने दी हो 10 से कम, फिर क्या करेंगे, फिर तो बहुत आसान काम है। फॉर मोमेंटम की जो परसेंटेज है वो लेस देन 10 हो, फिर क्या करेंगे, फिर आप सिर्फ ये करोगे, काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज ऑफ मोमेंटम। और फिर डिक्रीज में, ये इंक्रीज का केस है, और जब डिक्रीज का केस आ रहा हो तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक, यानी वो कहेंगे मोमेंटम इज डिक्रीज बाय 5%, देन आप क्या करोगे 2 इंटू सॉरी ये नहीं करोगे आप, फिर आप ये करोगे परसेंटेज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय 2, ये डिक्रीज का केस आ जाएगा आपके पास। सिंपल आप मोमेंटम की परसेंटेज को डिवाइड कर दोगे। आगे आपके पास आते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स पे वैसे एक अलग टॉपिक बनना चाहिए, पूरी वीडियो बननी चाहिए, लेकिन मैं आपको चलो इधर ही करवा रहा हूँ। ग्राफ्स
आपने अब देखना है ग्राफ्स को। जो ग्राफ है ना, सबसे पहले इसमें हमने प्रॉपर्टी समझनी होती है, वो होती है स्लोप। क्या होती है? स्लोप। अब जब आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है ना, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो स्लोप के कुछ फार्मूलाज हैं, वो हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या फिर स्लोप इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। अब समझाता हूँ इस सारे का क्या मतलब है। समझो मेरे पास एक ग्राफ है, ये y है और ये x है। मैं कहता हूँ y पे मेरे पास क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 है। ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा है, लाइक एक पॉइंट चलो यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ लगा लो, ग्राफ कुछ ऐसा है। मैं कहता हूँ मैंने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करूँगा, ये y2 है 5, ये x2 है 2, ये y1 है, ये y1 y2 x1 x2, तो पुट कर लो वैल्यूज स्लोप निकालने के लिए। y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 3, स्लोप इसकी आ जाएगी 3, सिंपल। और tan थीटा अगर उसने ये वाला एंगल दिया हो, x एक्सिस के साथ एंगल दिया हो 30 या 45 डिग्री दिया हो, तो आप tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 ये पुट कर दोगे तो इसकी स्लोप निकल आएगी। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो मैंने वैसे वैल्यू गेस की है ना, दोनों केसेस में वैसे दोनों फॉर्मूले में आंसर सेम आता होता है। अब देखो स्लोप होती है, वैसे स्लोप का क्या मतलब है। समझो मेरे पास एक ये देखो एक पहाड़ ऐसे और एक पहाड़ ऐसे है, इस पे देखो ये वाली चीज़ ज़्यादा ऊंची है ना और ये वाली चीज़ कम ऊंची है, तो इसकी स्लोप कम है, इसकी ढलान कम है, इसकी स्लोप ज़्यादा है। समझ रहे हो? अब इसको ग्राफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं बच्चे, ये देखो ग्राफ में अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करनी हो ना, ये अगर मेरे पास ग्राफ है तो आप हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हो। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, सॉरी ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो ऐसे होगा। तो देखो दोनों केसेस में स्लोप ऑलमोस्ट सेम आ रही है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ ऐसे हो, इस पॉइंट पे आप स्लोप ड्रा करो वो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो वैसे होगा। तो देखो इसमें स्लोप पहले ऐसे थी फिर ऐसे होगी, इस पॉइंट पे करो ऐसे होगी, तो आप देख रहे हो इसमें स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप इंक्रीज होती जा रही है। इसमें स्लोप सेम है और मैंने आपको समझा वैसे सारा दिया कि स्लोप होती क्या। अब देखो अगर मेरे पास एक ग्राफ है, उसमें स्लोप जो आ रही है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रही है, इस तरह फुल स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं कहूँगा उसकी जो स्लोप है ना वो 0 है। मेरे पास अगर ग्राफ है उसमें स्लोप वर्टिकल आ रही है, बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है, तो उसकी स्लोप जो है दैट विल बी इनफिनाइट। ठीक है, क्यों? tan 0 0 होता है, tan 90 इनफिनाइट होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक जो VT ग्राफ होता है उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रही होती है, ये बात पता है ना, VT ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन दे रही होती है, ये VT ग्राफ। अगर ये ग्राफ मेरे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मुझे बताओ इसमें एक्सेलरेशन कितनी है। आप कहोगे सर इस पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल निकलता है, यानी इसकी स्लोप 0 है, स्लोप इसकी एक्सेलरेशन देती है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, सिंपल एज दैट। अब आप आगे देखो, नोट आपको लिखवा रहा हूँ, if a graph move upward, if graph move upward, slope is equals to positive, यानी ये ग्राफ अगर ऐसे है, ये ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, स्लोप इसकी पॉजिटिव होगी। और अगर आप ग्राफ इफ ग्राफ मूव डाउनवर्ड देन स्लोप इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, अगर वो ग्राफ ऐसे मूव करो, नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा हो, तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, अब एक छोटा सा टेबल बनाते हैं मज़ेदार किस्म का। सबसे पहला इसमें हमारे पास ग्राफ है सिंपल सा,
यार ये क्यों नहीं बन रहा, एक मिनट बच्चों। अगर हमारे पास ग्राफ है इस तरह लीनियर ग्राफ, इसमें बताओ ये ना हमारे पास डिस्टेंस टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो आप इसमें हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है, तो इसमें मुझे बताओ वेलोसिटी कैसी होगी। इसमें बच्चे आपके पास ना जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, यानी हर जगह 10 होगी, क्योंकि इसमें जो स्लोप बनाओगे ना वो सेम आएगी हर जगह पे। तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कांस्टेंट आ जाएगी। आई एम सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आएगी, इसकी जो स्लोप है, एक मिनट नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप नहीं ले रहे, आई एम सॉरी, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, गलती होगी मेरे से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं। अब इसमें जो आपके पास वेलोसिटी हम देख रहे हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है, यहाँ पे ज़्यादा होगी, मतलब वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज। अब इसकी स्लोप हमें पता है एक्सेलरेशन देती है, तो इसकी बताओ बच्चे इसकी जो एक्सेलरेशन है क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, नहीं, क्योंकि इसकी स्लोप तो हर जगह कांस्टेंट है, तो यानी इसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। समझ आ गई ये बात हमें। अगला ग्राफ देखते हैं, वो बड़ा इजी सा है। वो क्या है जी, वो ग्राफ इस तरह का है। अब आप देख रहे हो इसमें कि जो पहले है ना वेलोसिटी इंक्रीज तो की है, बट बाद में वो ऐसा नीचे की तरफ आने लगी, स्ट्रेट होगी, अभी नीचे की तरफ आने लगी है, तो यानी इसमें जो है ना वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। समझ आई मेरी बात की, शुरू में तो इंक्रीज कर रही है लेकिन बाद में अभी नीचे को आने लगी है, मतलब इस ग्राफ अगर खींचो ऐसे आएगी, तो यूनिफॉर्म डिक्रीज होता जा रहा है इसमें। और इसमें आप बताओ, मैंने बताया कि स्लोप है ना, स्लोप पहले तो इंक्रीज होती बट ऐसे स्लोप डिक्रीज होती जा रही है इसमें, देखो पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर और ज़ीरो ही होगी, फिर ऐसे है, तो यानी इसमें जो एक्सीलरेशन है, हम सॉरी, जो इसमें आपके पास एक्सीलरेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब आगे आप देखो, आगे ग्राफ हमारे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ग्राफ है ऐसा। अब इसमें बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें तो बिल्कुल वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की वैल्यू सेम ही रह रही है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। इसमें फिर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, क्योंकि स्लोप ही ज़ीरो है बिल्कुल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो। फिर अगर आप अगला ग्राफ देखो तो वो कुछ ऐसा है, इस तरह से इंक्रीज कर रही है। तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्योंकि इंक्रीज करती जा रही है, तो यानी इसकी इसमें स्लोप ड्रॉ करते रहो, स्लोप होती जाएगी ज़्यादा, तो यानी इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। और अगर आपके पास ग्राफ है बिल्कुल ऐसा, कि बिल्कुल वर्टिकल लाइन है ऐसे, अब इसमें तो हमें पता है कि वेलोसिटी शार्पली इंक्रीज कर रही है, शार्पली इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास इन्फिनाइट आएगी, क्योंकि स्लोप अगर आप ड्रा करते हो बिल्कुल ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे आएगी, तो 1090 इज इन्फिनाइट, ठीक है। और आपके पास वैसे एक ग्राफ इसमें हो रहा है, वो हम ड्रा करते हैं। जगह नहीं बन रही उसके लिए, चलो हम एक काम करते हैं, ये बॉक्स हटा देते हैं, बॉक्स के बगैर भी टेबल आपको नज़र आ ही रहा है। चलो आगे देखो, हमारे पास है अगला ग्राफ, इसको इससे बनाते हैं। ये ग्राफ इस तरह का है कुछ, अब इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन इसमें जो आपके पास एक्सेलरेशन है, स्लोप सेम है हर जगह पे,
ये देखो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है। स्लोप सेम होने का मतलब है इसमें जो डीसेलरेशन है आपके पास वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के कुछ ग्राफ बनाने हैं, इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। होपफुली समझ आएगा आपको ये चैप्टर जो भी पढ़ाया मैंने। हम पढ़ रहे हैं आगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ग्राफ्स। फ्री फॉल बॉडी में के केस में क्या होता है, फॉर फ्री फॉल, समझ आ रही है ना बच्चों? बोर तो नहीं हो रहे? लेक्चर मुझे पता है मेरे लंबे लंबे होते हैं, लेकिन आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा। ये कर लोगे ना, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कोई किप्स वगैरह बुक खोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से डन हो जाएगा काम सारा। चलो पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों देखो, फ्री फॉल दो तरह की हो सकती हैं। एक तो ये है कि जिसमें मैं ऊपर से मैंने बॉडी पकड़ी हुई है हवा में अपने हाथ में, फिर उसको नीचे फेंक दूँ मैं, एक तो ये फ्री फॉल है। इसका केस चलो किसी और तरह का होगा हम, लेकिन अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम हमारी बुक वाला डिस्कस करेंगे। उसमें ये था कि हमने नीचे से बॉडी पकड़ी हुई है, उसको हम ऊपर फेंकते हैं, वो फिर नीचे आती है, ये वाला फ्री फॉल हमने पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, नीचे से हम फेंकते हैं, बड़ी ज़ोर से फेंकते हैं, तो बच्चे उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, समझो 50 होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलो लाइन थोड़ी नीचे खींच लेते हैं, यहाँ मैं लेता हूँ -50 लेता हूँ। बच्चे क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी जैसे मैं ऊपर फेंकूंगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बिल्कुल जीरो होगी। और हाईएस्ट पॉइंट पे चलेगी, नीचे से ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो, अब उसे नीचे भी तो आना है, अब वो नीचे आएगी, बट मैंने बताया है अब इस बार उसका वेक्टर नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी, और उसकी वेलोसिटी इस बार हो जाएगी नेगेटिव। जब वो बिल्कुल नीचे लगने लगेगी ऊपर वाले की जितनी हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग इक्वल्स फॉलिंग, यानी कि जब मैंने फेंकी उस मोमेंट पे जितनी वेलोसिटी थी और जिस मोमेंट पे वो गिरने लगी थी, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, 50 मैग्नीट्यूड में, बट इसके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे, इक्वल नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब आपको एक और बात, ये वाला ग्राफ तो हमें इजीली समझ आ गया। अब हम अगला ग्राफ देखते हैं, वो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बच्चे देखो, मुझे पता है जो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने बॉडी को ऐसे ऊपर फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, मतलब शुरू में तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, समझ आती है ये बात। फिर जब वो नीचे आई वापस इधर, तो दोबारा से डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इनिशियल पॉइंट पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो गया। तो इस तरह का ग्राफ बनना है इसका, ज़रा इसको सही से करके बना लेते हैं, सेमी सर्कल टाइप ग्राफ बनना है इसका, ठीक है, कि ज़्यादा तो हुआ था बट दोबारा जीरो हो गया, ठीक, समझ आती है इस बात की। आगे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि हमने करने हैं। मुझे पहले ये बताओ, एरिया ऑफ ग्राफ्स हम देखते हैं। जैसे मेरे पास VT ग्राफ है, उसका एरिया क्या देता है, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव, अगर ये V स्पीड है तो ये डिस्टेंस देगा। अब एरिया ऑफ V यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, समझ आ गई। अब यानी मैं आपके पास एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, उसका एरिया निकालना है हमने, ये मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, इसमें ना मेरे पास ऐसे ये ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मैं प्रोजेक्शन करता हूँ, एरिया निकालना ना इसके नीचे जो एरिया, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया वो निकालना है, तो ये बस यहाँ तक जा रहा है, तो मैं यहाँ से एक लाइन नीचे खींच लेता हूँ कि इसने बस यहाँ तक आगे गया। अब मेरे पास ये जो एरिया है ये मुझे देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने जो इतना कवर किया है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता ये एक मेरे पास समझो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 10 है, यहाँ पे टाइम जो गुजरा है वो 1 है मेरे पास। मुझे पता है कि ये एरिया ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, एरिया ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ हाइट इनटू, ये हाइट होगी इसकी, इनटू इसकी जो है बेस, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते होते हैं।
तो 1/2 इसकी हाइट देखो आप 10 है, मतलब ये देखो ना, ये 10 इसके बराबर आ रही है, 10 इसकी हाइट है, और इसकी बेस से देखो ये 1 के इक्वल है, तो 10 1 10, 10 का 2, 10 को हाफ करो 5, तो यानी 5 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है इस ग्राफ में। अब अगर आप अगला ग्राफ देखते हो वो ज़रा मज़े का है, स्क्वायर फॉर्म में ग्राफ आएगा तो आप सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, बेस और हाइट को। अगला ग्राफ में एक बड़ा मज़े का बनाने लगा, वो कुछ होगा इस तरह का। ठीक है, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये है वैसे वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बच्चे मुझे बताओ इसके अंडर एरिया मैंने फाइंड आउट करना है। मुझे नज़र आ रहा है अगर मैं इसको यहाँ से नीचे खींचूँ और इसको यहाँ से नीचे खींचूँ तो मेरे पास ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, बीच में एक स्क्वायर, दो ट्रायंगल एक स्क्वायर बन रहे हैं। अगर मैं इसका सारों का एरिया फाइंड कर लूँ, ऐड कर दूँ, मेरे पास इस टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। वैल्यूज़ जो मुझे दी गई हैं वो यहाँ पे है 5, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 15 है, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो है, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो मेरे पास वैल्यू है ये 15 इस पॉइंट पे है, 5 इस पॉइंट पे है, 0 ओरिजिन पे है। इस पॉइंट पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है 20, और मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पर है वो भी है 20। तो मैंने फाइंड आउट करना है एरिया। पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करता हूँ। वो कैसे करते हैं, मतलब तीनों का एरिया ऐड करना है ना मैंने। ये लो, पहले ट्रायंगल का फिगर फाइंड आउट करते हैं। हाफ हाइट इंटू बेस, हाफ 20 इंटू 5। ठीक है, कोई मसला नहीं। प्लस इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बच्चे देखो ये 5 है, ये 15 है, तो इनके दरमियान इसकी बेस है, तो इसके दरमियान 5 और 15 में कितना डिस्टेंस होता है, 10, तो इसकी बेस 10 है। ये ना पुट कर देना, आप सोचते रहो कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इन दोनों का डिफरेंस पुट करना होता है। तो 10, ऊपर देखो, ऊपर तो सेम ही है, ऊपर 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो 20 ही पुट करनी है। हाइट इसकी देखो 20 ही है, तो 10 इंटू 20, प्लस फिर इसकी आप हाइट देखो 1/2, हाइट इसकी आप देख रहे हो 20 ही है। इसकी बेस आप फाइंड आउट करना चाहो, इसकी बेस यहाँ तक खत्म हो रही है, 20 तक नहीं पहुँची, तो आपने 5 नहीं पुट कर देनी कि इन दोनों में डिफरेंस 5 आ रहा है, ना 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 ना, पीछे है। आप इसको 19 कंसिडर कर लो, तो 15 और 9 में कितना डिस्टेंस आता है, 4 का, तो आपको 4 पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, 1/2, 20 इंटू 5, है अल्लाह, 100 प्लस 200 प्लस ये 2 10s आर 10 4s आर 40, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 50 प्लस 200 प्लस 40, ये आ जाएगा 290 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। समझ आ गई? इस तरह से आपने ग्राफ के एमसीक्यूज करने हैं। एक लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, हाँ ग्राफ का ना, ये मैं आपको लास्ट एमसीक्यू करवा रहा हूँ, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देन खत्म। अच्छा मेरे पास समझो यहाँ पर कुछ गिवन है, यहाँ पर कुछ गिवन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, दो ग्राफ गिवन है। एक ग्राफ इस तरह से है, इसे मैं कहता हूँ बी ग्राफ। एक मेरे पास ग्राफ गिवन है इस तरह, इसे मैं कहता हूँ ए ग्राफ। मेरे पास जो एंगल्स दिए गए हैं ना, वो बी ग्राफ के साथ उसने एंगल दिया है 45 डिग्री का, और जो ए ग्राफ के साथ मुझे एंगल दिया है वो कम दिया है, वो दिया है 30 डिग्री का। वो कह रहा है कि मुझे बताओ जो ए और बी की जो रेशियो है वो क्या है, वेलोसिटी एट ए एट वेलोसिटी एट बी। मुझे पता है, ये मुझे बताओ, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, और अब मैंने वेलोसिटीज़ की रेशो निकालनी है, यानी मुझे इनकी स्लोप की रेशो निकालनी है, यानी स्लोप ऑफ ए ओवर स्लोप ऑफ बी निकालनी है। मैंने निकाल लेते हैं, यानी tan ए यानी tan 30 ओवर tan 45, ऐसे ही करना है ना। मुझे पता tan 45 1 होता है, उसको तो मैं वैसे ही भूल जाऊँगा, पीछे रह जाएगा tan 30। tan 30 अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता ऐसे कर लो, साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये बात याद कर लो। तो यानी आप पुट कर लो साइन 30 ओवर cos 30। साइन 30 होता है 1/2 डिवाइड बाई cos 30 होता है √3/2। फिर मल्टीप्लाई में चेंज करना है, इसको फ्लिप कर दो, 2/√3, 2 से गया, ये देखो 1 अंडर रेशियो √3, ये आपके पास आंसर आता है tan 30 का, और यही आपका आंसर है। समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। एक आपके पास आखिरी नोट मैं लिखवाना चाहूँगा,
वो ये है, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एफ फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि उसकी स्लोप क्या देती है, यानी उसकी स्लोप क्या देती है, सॉरी बच्चा देखो ये काइनेटिक एनर्जी, इधर एफ है, यानी आप इसकी स्लोप निकालनी, स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ओवर एफ, ये आपने निकालनी है। बच्चे देखो आपको प्लैंक्स इक्वेशन याद है, E इज इक्वल टू एच एफ, तो E बाय एफ इज इक्वल टू एच आता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी लगा लो, काइनेटिक एनर्जी ओवर एफ इज इक्वल टू एफ एच, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इसका आंसर है। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स में आप मैंने डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, ईजी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं, आपने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है हमने, अच्छा बच्चों देखो